मुंबई में बीएमसी चुनाव का माहौल बन गया है। चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। मुंबई के जुहू बीच पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित साडम साहब हैं। साडम साहब, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि 68 सीटें आप लोग बिना चुनाव लड़े ही जीत गए और अलग अलग जगहों पर जीत गए। ऐसे में विपक्ष तो पहले ही डर गया है, तो अब तो चुनाव ऐसे ही जीत रहे हैं। हमारा विपक्ष के ऊपर आरोप है कि ये 68 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े किए या उनके उम्मीदवार पीछे क्यों आए, और इसीलिए उनको इस चीज का जवाब देना चाहिए। हम तो मैदान में उतरे हैं, लोकतंत्र के आधार पर हम मैदान में उतरे हैं, हम जनता के आशीर्वाद मांगने के लिए उतरे हैं, लेकिन 68 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार क्यों नहीं दे या उनके उम्मीदवार ने पीछे क्यों लिया, ये जवाब उनको देना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र जी और नरेंद्र मोदी जी ने किए हुए कामों से जनता तो प्रभावित हो ही चुकी है, लेकिन दूसरे विपक्ष के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेता भी प्रभावित हो चुके हैं। और इसीलिए सभी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति की विकास यात्रा में सहभागी होने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर है। सीएम साहब ने कल जो लगातार चर्चाएं चल रही थी कि हिंदी बनेगा, मराठी बनेगा, कौन बनेगा, ये बात तो साफ कर दी। और साथ में ये भी कहा कि जो सुबह का भोंगा जिसको आप लोग साफ कहते हैं, वो तो वैसे भी आजकल कुछ नहीं बोलते, लेकिन राज ठाकरे जो हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करते थे, साथ आने के बाद से वो भी चुप हो गए हैं। तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? मुझे ऐसा लगता है कि अपनी खत्म हुई राजनीति को जिंदा करने के लिए जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी ने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों को तिलांजलि दी, उसी प्रकार से अभी उनके भाई भी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। और जिन्होंने मुंबई शहर के ध्वनि प्रदूषण और भोंगों के ऊपर इतनी बड़ी आवाज उठाई थी, अभी वो उनकी आवाज कहाँ गई, ये प्रश्न जो है वो मुंबईकरों को पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि उद्धव ठाकरे के पास से बाण जो है वो निकल गया है, उनके पास बचा सिर्फ खान है। अभी उनकी इस घोषणा का भी क्या हुआ, ये भी प्रश्न मुंबईकर उनसे पूछ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी राजनीति को जिंदा करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस ये दोनों भाई कर रहे हैं। साडम साहब, बैरिस्टर ओवैसी यहाँ पर आए हुए हैं, इम्तियाज़ जलील यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार वो सभाओं में कह रहे हैं कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियाँ मुसलमानों के नेतृत्व में आगे नहीं आने दे रही उनको। ये सीधा आरोप आप लोगों पर ही लग रहा है। क्या मुसलमानों को आप लोग आगे नहीं आने दे रहे? नहीं, हम सभी को आगे आने देते हैं। हर हिंदुस्तान के नागरिक की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है। नरेंद्र मोदी जी ने जब जनधन अकाउंट खोले तो ये नहीं सोचा कि अकाउंट हम जिसका खोल रहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है कि ईसाई है। जब उन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर दिए तभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जिसको सिलेंडर दे रहा हूं वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है या बौद्ध है। या महाराष्ट्र की सरकार ने जब लाडली बहन योजना लाई तो हमने ये नहीं सोचा कि लाडली बहन योजना का उपयोग जिस हमारी बहन को हो रहा है उस हमारी बहन का धर्म क्या है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे देश हित के ऊपर, राष्ट्रीयत्व के ऊपर अगर कोई आंच उठाने वाला होगा, वंदे मातरम का अगर कोई विरोध करने वाला होगा, पाकिस्तान के झंडे अगर कोई फहराने वाला होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अगर कोई लगाने वाला होगा, तो ऐसी सारी शक्तियों के खिलाफ हम लड़ेंगे और उन्हें परास्त करेंगे। साडम साहब, असलम शेख कह रहे हैं कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों से परेशानी है, उन्हें नहीं आने देंगे, लेकिन उनकी पीएम, पूर्व पीएम भारत में दिल्ली में आकर बैठी हुई हैं। ये पीएम पर सीधा निशाना है एक तरीके से असलम शेख का। क्या कहेंगे? नहीं, उनसे और कोई हम अपेक्षा रख ही नहीं सकते। जिन्होंने मालवनी पैटर्न जो है वो जहां पर वहां पर इंप्लीमेंट किया है, सरकारी जमीनों का ताबा लेना, उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन करना, बाहर से बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों को आकर उसमें बसाना, अपने राजनीतिक अधिकार का उपयोग करके उन्हें वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाकर देना और फिर उनके माध्यम से चुनाव में वोट जिहाद करवाना, ये उनका पैटर्न है। और क्योंकि उनके वोट जिहाद के माध्यम से ही वो चुन के आए हैं, तो ऐसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की प्रति सहानुभूति तो वो व्यक्त करेंगे ही। साडम साहब, चलते चलते बात करते हैं आराम से, क्योंकि अब डेवलपमेंट पे बात करना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में डेवलपमेंट बहुत हुआ है, हम देख रहे हैं लगातार प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम चल रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में ये मुद्दा नहीं दिख रहा। हिंदू मुसलमान बन गया है, बाकी सारी चीज़ों पर बात हो रही है, न वो डेवलपमेंट पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, ना आपकी तरफ से भी डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल हमारा फोकस डेवलपमेंट पर ही, विकास पर भी है। हम ये कह रहे हैं कि मेट्रो हमने की, अटल सेतु हमने किया, कोस्टल रोड हमने किया, मुंबई की सुरक्षितता के लिए सीसीटीवी कैमरा हमने लगाए, वर्ली के बीडीडी चाल में रहने वाले मराठी आदमी को 560 फुट का घर हमने किया। ये सारे विकास के ही मुद्दे हैं।
लेकिन हमें ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सुरक्षितता के बिना कोई समृद्धि हो नहीं सकती। देयर कैन नॉट बी एनी प्रॉस्पेरिटी विदाउट सिक्योरिटी। और इसीलिए जब मुंबई शहर का विकास हो रहा है, मुंबई शहर में क्रांतिकारक इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, तो मुंबई शहर की सुरक्षितता को भी अबाधित रखना यह भी हमारा कर्तव्य है। क्योंकि दुनिया में इस प्रकार की कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, जिहादी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो कुछ शहरों का ताबा लेना चाहते हैं, उन शहरों का रंग बदलना चाहते हैं। हमने देखा है कि दुनिया के कुछ अंतर्राष्ट्रीय शहरों में जो मेयर बने थे वो किस प्रकार का वक्तव्य कर रहे हैं, वो किस प्रकार से उमर खालिद का समर्थन कर रहे हैं। और ऐसी सारी ताकतों से और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो षड्यंत्र है, इन षड्यंत्रों से हमें मुंबई को बचाना है।